कि कानून अंधा होता है। क्या वकील भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जब जानते हैं कि सामने वाला जो उनका क्लाइंट है वो गिल्टी है? तो कानून अंधा नहीं है, कानून सब देखता है। कि जिंदगी में सबसे मुश्किल हालात। एक केस आया था मेरे पास, ऐसा आया था जिसमें ना रेप केस था। बच्ची बड़ी माइनर थी, बहुत छोटी बच्ची थी। तो मैंने बोला सॉरी। और जो गिफ्ट्स मिलते हैं शादी में वो लीगल है या इलीगल? वो लीगल है। इस पॉश एक्ट में ना एक कुछ टाइम पहले एक केस आया था और उसका मुझे एग्जैक्ट वर्डिक्ट तो नहीं याद है, लेकिन एक जो कथन था उसका वो याद है कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी इंटीमेसी हो रही है और मेल जो बंदा है वो आपका बॉस है या सीनियर है, तो उसको सेक्सुअल असॉल्ट में कभी भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वकील साहब, आप ये बताइए कि ये लिव इन रिलेशन होता क्या है और क्या ये लीगल है इंडिया में या नहीं है? लिव इन रिलेशन इंडिया में ऐसा कौन सा कानून है जो आप खुद बदलना चाहेंगे अगर आपके हाथ में वो पावर एक दिन के लिए दे दी गई तो? नमस्कार, स्वागत है आपका TSS अनकट टॉक में। आज हम चलेंगे उन गलियों में जहां कानून की किताबें तो बहुत हैं बट कहीं ना कहीं सच्चाई ग्रे एरिया में रह जाती है। आज हम बातें करेंगे कानून की, बट उस बोरिंग अंदाज में नहीं। हम ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो कि एक बंद कमरे में हम बात कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं जो कि कानूनी लूप होल्स और कोर्ट रूम की गर्मा गर्मी के एक्सपर्ट हैं। जी हाँ, प्लीज स्वागत करिए हमारे साथ आज हमारे जो गेस्ट हैं जिनका नाम है मिस्टर रमाकांत गुप्ता जी। नमस्कार। जो कि साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। स्पेशलाइजेशन है क्रिमिनल केसेस में, चेक बाउंस केसेस में और मैट्रिमोनियल केसेस में। आज इनका क्रॉस एग्जामिनेशन थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है क्योंकि आज तो सवाल उठेंगे और सवाल उठेंगे तभी जवाब मिलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके, सो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया। कोर्ट रूम से बाहर आज आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। सर, मेरा सौभाग्य कि आज मुझे ये मौका आपने दिया है। थैंक यू सो मच। आज कह सकते हैं कि आप कटघरे में हैं और जनता आपसे सवाल करेगी। सर बिल्कुल सर, मैं तैयार हूँ। बिल्कुल इस बात के लिए मैं तैयार हूँ कि जनता मेरे से सवाल पूछे और मैं जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सबसे पहला सवाल जो जनता का मतलब हर एक जो भी हमारा व्यूअर्स है उनके दिमाग में है और हमारे ब्लैक कोट देखते ही जो हमारे दिमाग में पहला सवाल आता है जी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्या ये एक मूवी का डायलॉग है या फिर वाकई में नया पैतरा है जो वकील साहब लोग यूज करते हैं ताकि उनका बिल टाइम बढ़े, उनका पेमेंट बढ़े और जस्टिस डिले हो जाती है कहीं ना कहीं इस कारण से? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि लॉयर का अपना बिल बढ़ाने के लिए तारीख पे तारीख होती है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक केसेस में बहुत सारे विटनेसेस होते हैं जिनको क्रॉस एग्जामाइन करने के लिए टाइम चाहिए। और क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले और भी स्टेजेस आती हैं जो फुलफिल करनी होती हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे तब तक आप क्रॉस एग्जामिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। डिपेंड करता है कि केसेस सिविल है, क्रिमिनल है, मैट्रिमोनियल है, चेक बाउंस है, क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है। अब अगर आप ये कहते हैं कि किसी क्रिमिनल केस में आपको किसी क्लाइंट को 20 साल लगे, उसके बाद उसको पनिशमेंट मिली, एक्विटल हुआ, जो भी हुआ, रिजल्ट आया, तो आपने जो कहा ना कि जैसे लॉयर सिर्फ फीस के लिए बिल उड़ाते हैं, ऐसा नहीं है। रीजन उसके बहुत सारे हैं। अगर आप देखेंगे तो सपोज एक ट्रायल स्टार्ट हुआ और एक ट्रायल के बीच में जैसे ही मान लीजिए मेन काउंसिल आ गए, डिफेंस के आ गए, अपोजिट लॉयर भी आ गए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी आ गए, अब जज साहब नहीं आए, तो अब आप क्या करेंगे? आपको डेट ही लेनी पड़ेगी। करेक्ट। तो इसमें गलती किसकी है? किसी की भी नहीं है। नहीं। उन काउंसिल की जिसको आप कह रहे थे कि वो अपनी फीस के लिए डेट लेते रहते हैं, नहीं हुआ ना। करेक्ट। नेक्स्ट डेट पे आप फिर देखिएगा, जज साहब भी आ गए, डिफेंस लॉयर भी आ गए, कंप्लेंट के लॉयर भी आ गए, पीपी साहब नहीं आए, अब मजबूरी किसकी है? तो इस तरीके से कई बार क्या होता है कि वो डेटें बढ़ती जाती हैं। कोई अपनी जानबूझ के इंटेंशनली कोई डेट नहीं लेता है। करेक्ट। तो और हो सकता है कई बार सिस्टम की प्रॉब्लम भी हो जाती है। सपोज मान लीजिए पीपी अवेलेबल नहीं है तो एक सब पीपी हो सकता है या उनकी जगह पर कोई दूसरे पीपी साहब हो सकते हैं।
जो कॉल किया जाता है दूसरी कोर्ट के हैं बट उनको कॉल किया जाता है कई बार, तो उनके काम को वो देखते हैं तो वो भी कर लेते हैं। बट मान लीजिए जब जज साहब छुट्टी पे हैं तो उनका कोई लिंक एमएम होगा, वो आएगा, बट वो क्या करेगा, वो जो भी लिंक एमएम साहब होंगे या जो भी लिंक जज साहब होंगे वो उनके ट्रायल नहीं करा सकते। ओके। कोई अर्जेंट एप्लीकेशन है उसको तो सुन सकते हैं, एविडेंस वगैरह नहीं करा सकते, आर्गुमेंट नहीं, क्योंकि उनका अपनी कोर्ट का ही काम उनके पास इतना है जिसकी वजह से वो उस काम को फिनिश नहीं कर सकते। अपने काम को फिनिश करना है, दूसरे के काम को सिर्फ वो कुछ अर्जेंट एप्लीकेशन पे वो सुनवाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई आपका बंदा अंदर है, आपने बेल एप्लीकेशन लगाई हुई है तो आपकी वो हियरिंग करेंगे, अदरवाइज वो डेट ही देंगे। तो इसकी वजह से वो डेट्स बढ़ती जाती हैं। अब आपने कहा तो अब आपको शायद क्लैरिफाई हो गया होगा कि वो बिल की वजह से कोई भी लॉयर डेट लेना नहीं चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही एक और सवाल जानना चाहेंगे, हम अपने मुद्दे पे आने से पहले कुछ जानकारी चाहते हैं। जी बताइए। कि कानून अंधा होता है, क्या वकील भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जब जानते हैं कि सामने वाला जो उनका क्लाइंट है वो गिल्टी है? नहीं, ऐसा नहीं, कानून अंधा होता है। ओके। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन कानून गवाहों पर, डॉक्यूमेंट्स पर बिलीव करता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आपके पास गवाह हैं, तो आपकी बात सुनी जाएगी, अदरवाइज आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। सपोज अगर आप ये कहें कि आपने मेरे से 10 लाख रुपए लिए हैं, आप मेरे पे एलिगेशन लगा दें, ओके, और आप प्रूव ना कर पाएं, तो इसका मतलब मैं गिल्टी हो जाऊंगा क्या? नहीं हो सकता। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा गवाह लाके या डॉक्यूमेंट्री, या आप दिखाइए कि मैंने इनको 10 लाख रुपए बाई वे ऑफ चेक या बाई वे ऑफ ट्रांसफर किया था। ऐसे तो कोई किसी को फंसा सकता है। तो कानून अंधा नहीं है, कानून सब देखता है। ओके। ये तो लोग कहने की बात है कानून अंधा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? आई हैव कंप्लीटेड माई 21 ईयर्स। 21 ईयर्स में क्या आप हमारी जनता को बताना चाहेंगे कोई ऐसा इंसिडेंट कि आपके पास कोई केस आया, आपको मालूम है कि वो गिल्टी है, वो गलत है, लेकिन आपने उसको डिफेंड किया, तो ऐसे में अंदर के इंसान जो होता है, एक वकील जो काला कोट पहना है उसके अंदर का इंसान और एक वकील जो कि काला कोट पहन के लड़ाई कर रहा है उसके लिए, इन दोनों में क्या लड़ाइयाँ होती हैं आपस में? देखिए, बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास जो भी क्लाइंट आएगा कुछ ना कुछ तो उसने गलत किया होगा। करेक्ट। सिस्टम भी आप ये नहीं कह सकते इतना खराब है कि वो किसी पे ऐसे ही एलिगेशन लगा देगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनको उनकी जवाबदेही है। अगर उन्होंने किसी को पकड़ा है तो किसी भी सबूत के बेसिस पे पकड़ा होगा, ऐसे नहीं पकड़ सकते। तो अब जो हमारे पास आएगा तो वो कहेगा वकील साहब ये, तो हम उससे पूछेंगे बताइए कि सच बताओ है क्या, वो हमें बताएगा। तो अब देखिए, ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे उसको बचाना है। करेक्ट। वो मेरा क्लाइंट है और मुझे सरकार ने इसीलिए अपॉइंट किया है कि मैं उसको डिफेंड कर सकूं। डिसाइड करना जज साहब का काम है, जज साहब बैठे हुए हैं। ओके। वो सही है गलत है वो जज साहब बताएंगे, मेरा काम है उसको डिफेंड करना। सही है गलत है मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐसा कोई केस का विवरण आप देना चाहेंगे आज जब आपकी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल हालात से आप गुजरे, ऐसा कि मैं इस केस को लूं या ना लूं, या फिर ऐसा कोई केस छोड़ दिया कि नहीं यार ये ज़मीर मेरे ड्यूटी के ऊपर आ गई इस बार? नहीं, एक केस आया था मेरे पास, ऐसा आया था जिसमें ना रेप केस था। ओके। बच्ची बड़ी माइनर थी, बहुत छोटी बच्ची थी। तो मैंने बोला सॉरी, मेरा ज़मीर इसको अलाउ नहीं करेगा तो मैं कर भी नहीं पाऊँगा। मैंने उसको मना कर दिया था। हो भी नहीं सकता, बाकी जिसका करता है वो करे, मैं नहीं कर सकता, सॉरी। मैंने मना कर दिया था। तो उस लड़ाई में आपका ज़मीर जीता? देखिए, इंसानियत तो हर इंसान में है, कोई मार लेता है, कोई जिंदा रखता है। बहुत बड़ी बात कही आपने। चलिए, तो अब बात इंसानियत पे आई है, रेप पे आई है, तो हम बात करते हैं कि हमारा लॉ जो है वो लड़कियों के प्रति इतना बेंड क्यों है कि अगर नॉर्मल सारे केसेस में हमारे यहाँ ये रूल है कि अगर आपके ऊपर कोई केस होता है तो आप नॉन गिल्टी हो जब तक कि आपका गुनाह प्रूव ना किया जाए। राइट। उसी जगह एक लड़की अगर एक रिपोर्ट भी लिखा दी तो स्ट्रिक्ट एक्शन होता है कि वो भैया वो गिल्टी है, अब तुम जेल में रह के अपने आप को बेगुनाह साबित करो। ऐसा क्यों? देखिए, ये 2014 से पहले ऐसा नहीं था कि लड़की ने किसी ने कंप्लेंट लिखा दी
और उसके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर हो जाएगी। ओके 2014 में आपने सुना होगा महिपालपुर का एक केस हुआ था जी। बस में लड़की का रेप किया था और उसका पार्टनर था, उसका फ्रेंड था, उसको जान से मार दिया था। वो बाद में उसकी डेथ हो गई थी। तो उस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन पास की कि कोई भी लड़की हो अगर कंप्लेंट फाइल करती है तो सबसे पहले आप एफआईआर रजिस्टर करेंगे, वेदर ही इज करेक्ट और वेदर शी इज करेक्ट और नॉट। तो आपको कंप्लेंट फाइल करनी ही करनी है। तो वहाँ से फिर मिसयूज होना स्टार्ट हो गया। जैसे आपने देखा होगा रेप केसेस में बहुत सारी लड़कियां मिसयूज कर रही हैं। करेक्ट। अभी आपने 2 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी थी जिसमें किसी ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। तो उस ऑपरेशन में वो लड़की कह रही है कि तुम लड़की चूज करो, फंसाना हमारा काम है। अच्छा, छोटी लड़की होगी तो पैसा ज़्यादा, बहुत जल्दी अंदर जाएगा। अब उनका इंटेंशन क्या है? लॉ को मिसयूज कर रहे हैं, उनको पैसे की कमाई, पैसा चाहिए उनको, राइट। तो उस लॉ का मिसयूज करने लग गए वो। अच्छा, उनको पता है कि छोटी लड़की का मतलब है कि पॉक्सो एक्ट लगना। करेक्ट। रेप में तो शायद बेल हो भी जाए, पॉक्सो में बेल होगी ही नहीं। अगर लड़की माइनर 18 से कम है तो उसमें बेल ही नहीं होगी। तो उनको पता है कि हम उस केस में फंसाएंगे और मोटा पैसा मांगेंगे, तो उसका मिसयूज बहुत कर रहे हैं। अब ये हमारी सरकारों को या जो भी एजेंसीज हैं उनको सोचना पड़ेगा कि इसका मिसयूज को हम कैसे रोकें। तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने इसको धंधा बना रखा है, बिजनेस बना रखा है। इसको हम एक्सटॉर्शन भी कह सकते हैं। तो एक्सटॉर्शन वो भी लीगल टर्म्स में, ये कहाँ तक? फिर तो ये ऐसी बीमारी हो गई जो नहीं, लीगल टर्म में नहीं कह सकते आप, है तो वो इलीगल। तो अब लीगल टर्म में तो ये है कि अगर कोई रेप हुआ और फिर पैसे मांग लिए तो वो विद इन लीगल हो गया। अब आप कहो कि जैसे फॉल्स केस होता है वो तो टोटली इलीगल है, उसका लीगल का कोई लेना देना है ही नहीं है। इलीगल तो इलीगल होता है, वो लीगल कहाँ हुआ? डॉरी लीगल है कि इलीगल है? डॉरी इलीगल है। डॉरी इलीगल, डॉरी देना भी इलीगल है और लेना भी इलीगल है। ग्रेट। और जो गिफ्ट्स मिलते हैं शादी में वो लीगल है या इलीगल? वो लीगल है। लेकिन ये गिफ्ट कब डॉरी बन जाते हैं ये भी तो नहीं पता। देखिए, गिफ्ट ये ऐसा मछली है जो हम आज खाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन वो कांटा कब गले में चुभेगा वो नहीं पता। नहीं, ये गिफ्ट कब डॉरी का रूप ले लेता है और कब केस आ जाता है उसी लड़के के खिलाफ, मैं तो कोई वही वो कब होता है। एक शादी हुई, शादी अच्छे से परफॉर्म हो गई, ओके, लड़की अपने ससुराल में जाके रहने लग गई, करेक्ट, ठीक है। जो गिफ्ट्स वगैरह मिले या जो भी मिला वो सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है जी। लड़की अच्छे से रह रही है। सपोज आफ्टर 1 और 2 ईयर कोई डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, तो उस लड़की ने अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की, और केवल हस्बैंड के खिलाफ ही नहीं, हो सकता है कि उसके परिवार के खिलाफ भी करती हो, करेक्ट, ठीक है। उस समय वो जो गिफ्ट हैं वो डॉरी में चेंज हो जाएंगे। तो ये कैसा लॉ है? मतलब कुछ तो हमारा रिटर्न में अब आना चाहिए कि इससे भी बचा जा सके, क्योंकि हर जगह पिस रहा है लड़का। तो देखिए, अब उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि आपको ये साबित करना है कि ये गिफ्ट था या डॉरी थी। तो ये लड़की को साबित करना है, लड़के को साबित नहीं करना है। ओके। आपने देखा होगा कि एक जजमेंट आई थी अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। इस जजमेंट के आने से पहले जब भी एक लड़की को कंप्लेन करती है, चाहे वो हस्बैंड हो और उसके फैमिली के खिलाफ हो, तो सबसे पहले हस्बैंड को अरेस्ट किया जाता था, उसके फैमिली मेंबर जितने भी होते थे उन सबको अरेस्ट किया जाता था विदाउट एनी नोटिस। कोई आपको सफाई का मौका नहीं दिया जाएगा। वो अरेस्ट होते, सब अंदर जाते थे। फिर आपकी बेल तब होगी जब आपका कंप्रोमाइज हो जाएगा, चाहे तो आप पैसे देके कंप्रोमाइज कीजिए, चाहे जो भी आपकी टर्म्स हो उस पर कंप्रोमाइज कीजिए। लेकिन क्योंकि वो मिसयूज हो रहा था, तो जब से वो जजमेंट आई थी उसके बाद से उसमें ये हो गया कि अब किसी को डायरेक्टली अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ओके। वो अगर आपको अरेस्ट करना है तो आपको क्लैरिफिकेशन मजिस्ट्रेट को देनी पड़ेगी कि हमने इसको इसलिए अरेस्ट करना है। वो बताना पड़ेगा। जब वो डायरेक्शन मजिस्ट्रेट साहब पास करेंगे तब आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अब उसमें अरेस्टिंग बंद हो गई है। अब 498A में वो मिसयूज बंद हो चुका है। ओके। आते हैं इससे बहुत ही अच्छे
अच्छे सवाल पे जो कि इससे रिलेटेड है। जी। आपने बोला ना कि अरेस्ट नहीं कर सकते जी। बट आज भी चीज़ें होती हैं, तो ये पुलिस का कहाँ तक राइट है और कहाँ तक राइट नहीं है, ये आम जनता कैसे जानेगी? किस टॉपिक पे पुलिस का राइट आप पूछ जैसे रहे हैं? इसी केस में अगर आप ले लो, आपको है। मालूम है आप लॉयर हो, ठीक है। बट ये वर्डिक्ट जो बिहार स्टेट वर्सेस जो बंदा का नाम आया था, जो Right. केस वर्डिक्ट आया था, ये पुलिस वाले को तो नहीं मालूम, जो यूपी में बैठा है या फिर जो हरियाणा में है, जो पंजाब में है, तो वो तो अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसे Right. बहुत केसेस बहुत बार होते आए हैं। Right. और बाद में जज ने इंटरवेन करके बातें भी हुई हैं, सब Right. सॉल्यूशंस भी निकले हैं। तो ये आम जनता को कैसे मालूम कि मेरी राइट कहाँ है, या फिर मैं जानूं कि इसमें ये नहीं हो सकता या हो सकता है? देखिए, आम जनता को तो बहुत सारी चीज़ें नहीं, लीगल चीज़ें पता हो ही नहीं सकती हैं। Correct. अगर उसको लीगल चीज़ें पता होंगी तो वो या तो कोर्ट जाएगा ही नहीं, अगर जाएगा भी तो उसको लॉयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि पुलिस वालों को ये पता है या नहीं है। पुलिस वालों को सबको पता है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, ओके। कि अब ये लॉ है कि आप किसी भी हस्बैंड और हिज रिलेटिव आप अरेस्ट नहीं कर सकते। ओके। तो ये सारे पुलिस वालों को पता है, सारे स्टेट को पता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो भी रूलिंग्स आती हैं सारे स्टेट में सर्कुलेट होती हैं और सबको पता होता है। अब हम राइट्स की बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं कि ट्रैफिक की राइट्स की अगर बात करें जी। तो पुलिस वाला किसको कब रोक सकता है या नहीं रोक सकता? हमने वीडियोस देखी काफ़ी जो वायरल होती है जी। कि वो कभी कभी बाइक में अपना स्टिक डाल देते हैं, गिर जाते हैं लोग, एक्सीडेंट हो जाता है, चाबी निकाल ली जाती है। ये कहाँ तक सही है? किसकी राइट कहाँ तक है? क्या गलत है, क्या सही है? देखिए, जैसे आपने कहा ना कि कोई भी स्टिक बाइक में डाल दी, तो वो तो टोटली इलीगल है। आप पुलिस का राइट है आपको रोकने का, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने का, पुलिस का राइट है, वो आपको रोक सकती है, बट इलीगली वो आपको नहीं रोक सकती। जैसे आपने बोला स्टिक डाल दी और बाइक गिर गई, तो वो नहीं कर सकती। अगर वो कोई भी पुलिस वाला ऐसा करता है तो आपके राइट्स हैं, आप उनके खिलाफ कंप्लेंट दीजिए, चाहे तो आप 112 पे कॉल कीजिए या उनके जो भी हायर अथॉरिटी हैं उनके पास जाइए, वहाँ रिटिन में कंप्लेंट दीजिए, उस पर आपकी सुनवाई होगी। पुलिस वाले का राइट सिर्फ इतना है, आप ये जान लीजिए कि जब भी आप बाइक पे या 4 व्हीलर पे जा रहे हैं तो आपको हाथ दे के रोक सकता, ऐसे नहीं रोक सकता है जब तक वो, देखिए, वो चेकिंग पे है तो अपने पुलिस स्टेशन से कहीं ना कहीं वो परमिशन लेके आया होगा, वो कि हमने वहाँ पे चेकिंग करनी है, तो वहाँ पे एंट्री करके आया होगा। कई बार पुलिस वाले विदाउट एनी एंट्री इन हिज ऑफिस वो आ जाते हैं, चेकिंग कर लेते हैं सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए। दैट इज टोटली इलीगल, वो नहीं होना चाहिए। वो लीगल तभी है जब वो वहाँ पे एंट्री करके आया है अपने थाने में और उसके सीनियर्स की नज़र में है कि हाँ वो एंट्री कर वहाँ पे जाके चेकिंग कर रहे हैं, वही लीगल है। ओके। अदरवाइज वो इलीगल है। बैरिकेडिंग लगा के आपने देखा वो चेकिंग करते हैं, वो लीगल है। अगर उसने एंट्री नहीं कराई अपने थाने में तो वो इलीगल है। तो ये आम जनता को मालूम पड़ सकता है कि ये एंट्री हुई है या फिर नहीं हुई है? आप पूछ सकते हैं उनसे, आपका राइट है। ओके। कि आप जो चेकिंग कर रहे हैं लीगल है कि नहीं है, या आप उनसे पूछिए, बताएंगे वो आपको। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत राइट्स हैं आपके। आपको अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर भी हुई है तो आपको पूछने का राइट है कि मेरे खिलाफ एफआईआर किसने की है, उसका नाम मुझे बताइए, और पुलिस वाले को बताना पड़ेगा। ये आपका राइट है पूछने का। आपको अपने राइट्स आने चाहिए, हर जनता को अपने राइट्स का पता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली, आपकी राइट्स पता होना चाहिए। इसमें मैं कुछ ऐड करूँगा, ड्यूटीज़ भी मालूम होनी चाहिए। यस, हाँ, अपनी ड्यूटीज़ भी मालूम होनी चाहिए। करेक्ट। कि ड्यूटीज़ मैं बता दूं, जैसे आपने पूछा कि उस सिलेंडर, कई बार क्या होता है कि उसने स्टिक लगा दी, गाड़ी गिर गई, तो मोस्ट ऑफ कंडीशंस कैसी होती हैं कि जैसे पुलिस वाले ने किसी ने रुकवाया, उसने नहीं रोकी तो आगे वाले ने वो डंडा डाल दिया, कई बार ये भी होता है। राइट। तो अब यहाँ पे ड्यूटीज ऑफ पब्लिक वो आपको देखना पड़ेगा कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने आपको रुकवाया है तो आपकी ड्यूटीज है कि आपको वहीं रुकना है और आपको अपने पेपर चेक कराने हैं, बताना है कि मैं ये हूँ, मेरे ये पेपर्स हैं, लीगल है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले की ही ड्यूटीज हैं, करेक्ट, आपकी भी ड्यूटीज हैं। राइट। ओके। आपने अपने अभी कुछ टाइम पहले अपने ही आंसर में एक एक्ट का नाम लिया था जिसको बोलते हैं पॉश एक्ट। पॉश, इसके बारे में समझाएंगे हमारी जनता को ये एक्चुअली है क्या? एक्चुअली सेक्सुअल हैरासमेंट इन वर्किंग ऑफिस। ओके। तो जो भी महिला
किसी ऑफिस में काम कर रही है, उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी ना हो, इसके लिए पॉश एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। और अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो वहाँ एक कमेटी बनाई जाती है, हर ऑफिस में होगा। जहाँ महिला काम कर रही हो वहाँ पे एक कमेटी बनाई गई होगी। वो महिला रिटन में एक कंप्लेंट उस कमेटी में फाइल कर सकती है और वो कमेटी फिर उसको कंसीडर करेगी, उस पर आगे क्या एक्शन लेना है वो विदिन 30 डेज उस पर एक्शन लिया जाएगा। ओके जी, तो ये कंपलसरी है? ये कंपलसरी है। जिस ऑफिस में भी ये कंपलसरी है, जिस ऑफिस में भी एक भी महिला काम कर रही है तो वहाँ एक कमेटी बनेगी उस महिला की बात सुनने के लिए। ओके यस। इस पॉश एक्ट में ना एक कुछ टाइम पहले एक केस आया था और उसका मुझे एग्जैक्ट वर्डिक्ट तो नहीं याद है, लेकिन एक जो कथन था उसका वो याद है कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी इंटीमेसी हो रही है और मेल जो बंदा है वो आपका बॉस है या सीनियर है, तो उसको सेक्सुअल असॉल्ट में कभी भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके कई सारे ग्राउंड्स भी हो सकते हैं। ओके कन्वर्ट करने के ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं? वो एक लड़की है जो मेरे अंडर में काम कर रही है, अब उसको प्रमोशन चाहिए, इंटीमेसी मेरे से पहले है ही उसकी, अगर उसको प्रमोशन चाहिए मेरे से तो फिर उसको लग रहा है कि मुझे प्रमोशन तो मिल नहीं रहा, मेरी सैलरी बढ़ नहीं रही, राइट, तो फिर वो उसको कन्वर्ट कर देगी कि इसने मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है या इसने मुझे कुछ एब्यूज किया है, कुछ ऐसा किया है जिसमें वो कंप्लेंट फाइल कर देगी। तो उस अंडर प्रेशर में उसको या तो प्रमोशन देना पड़ेगा या उसकी सैलरी इंक्रीज करनी पड़ेगी, जो भी करना पड़ेगा। तो उसके मिसयूज ऐसे भी हो जाते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि लॉ का यूज बाद में होता है, मिसयूज पहले होता है। इसी पे एक बात बहुत चली है कि एक लॉयर, एक अच्छे लॉयर और एक बहुत अच्छे लॉयर में यही अंतर है कि कानून जानना इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट, बट जो कानूनी लूप होल्स हैं Yes. उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। कानून जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, जब तक आप कानून नहीं जानेंगे तब तक आप किसी को डिफेंड भी नहीं कर सकते। करेक्ट। देखिए, लूप होल्स तो एक आप कह सकते हैं लूप होल्स ऐसा नहीं है कि लूप होल्स कोई बहाना है या कुछ है, नहीं। आपको अगर कानून की नॉलेज है तो आप उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की चीज़ों में कमी निकाल सकते हैं, उसकी चार्जशीट में कमी निकाल सकते हैं जो उसने पूरा इन्वेस्टिगेट किया है। करेक्ट। लेकिन तब जब आपके पास नॉलेज होगी तो वो लूपहोल्स नहीं होती, लूपहोल्स उनकी होती है जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपका क्या राय है? मतलब ये एक हल्ला चल रहा है मार्केट में कि ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, एक अलग कम्युनिटी ही बन गई है, इवन वकीलों में ही दो कम्युनिटी है, कुछ सपोर्ट में है, कुछ अगेंस्ट में है। देखिए, यहाँ पे सबकी अपनी ना विचारधारा आती है। ओके। और सब कुछ विचारधारा पे चलता है, क्योंकि ये तो देखो एक ना पॉलिटिकल पार्ट हो गया। सब अपने हिसाब से सोचते हैं। तो हम पॉलिटिकल पार्ट को नज़रअंदाज करें और लीगल पार्ट पे हैं, तो फिर ये कहाँ पे है अभी, किस लेवल पे है? अभी तो यूसीसी अब लागू हुआ नहीं है, केवल उत्तराखंड में लागू हुआ है। स्टेट में लागू हुआ है। Okay. सेंट्रल में लागू नहीं हुआ है। तो अभी तो उसमें ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, यूसीसी पास ही नहीं हुआ है, तो उस पर कुछ कमेंट भी नहीं कर सकते जब तक पास नहीं होगा, लॉ ना बने। Okay. लॉ बन जाए तब हम उसमें कुछ अपने बोल सकते हैं, कुछ अपने विचार रख सकते हैं। करेक्ट। तो वकील साहब, आप ये बताइए कि ये लिव इन रिलेशन होता क्या है और क्या ये लीगल है इंडिया में या नहीं है? लिव इन रिलेशन इंडिया में टोटली लीगल है। Okay. और ये होता क्या है, दो वयस्क अपोजिट जेंडर, वयस्क मीन्स जो 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं, एक साथ रहना चाहें अपनी मर्जी से बिना मैरिज के, तो वो रह सकते हैं। ये लिव इन रिलेशन होता है। Okay. अब ये आपने जैसे पूछा कि लीगल है कि नहीं, लीगल है, टोटली लीगल है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास नहीं किया है ऐसा। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी पास किया है जिसमें लिव इन को लीगल कर दिया गया है। वहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको लिव इन में रहना है तो आप जिस दिन लिव इन में रहना स्टार्ट करेंगे उसके 30 दिन के अंदर आपको वहाँ के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ से एक डीड बनानी पड़ेगी और वहाँ से रजिस्टर करानी पड़ेगी, जिसमें आपकी एज और कंसेंट वेरीफाई की जाएगी। Okay. कि आप लिव इन में रहना चाहते हैं। Okay. तो ये टोटली लीगल है और आप लिव इन में रह सकते हैं। और यूके में तो लॉ ही पास हो गया है।
तो कोई मैरिड है और बिना डिवोर्स के भी किसी और के साथ लिव इन में रह सकता है? नहीं, ये टोटली इलीगल है। Okay. अगर कोई मैरिड पर्सन है वो किसी के साथ रहना चाहता है तो पहले उसको डिवोर्स लेना पड़ेगा कोर्ट से, उसके बाद ही वो लिव इन में रह सकता है। अदरवाइज वो लिव इन में रहता है तो वो इलीगल होगा। अभी जस्ट आपसे बात करते हुए मेरे दिमाग में एक कुछ दिन पहले ही एक वर्डिक्ट आया, जी। बहुत ही हंसी आई थी मुझे उसको पढ़ के। मैं कानून का फॉलोअर हूँ, जी। लेकिन वो पढ़ के कुछ ज़्यादा ही अजीब सा लगा। मैं आपसे शेयर करता हूँ, मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा उस पर। और वो वर्डिक्ट ऐसा था कि अगर किसी की वाइफ बाहर किसी के साथ संबंध बनाती है और उसका बेबी होता है, तो जस्ट बिकॉज उसका लीगल हस्बैंड है, तो लीगल हस्बैंड को ये कोर्ट ने बोला कि अब इसको आपको अपना बेबी मान के पालना ही होगा, इसका पूरा देखरेख करना होगा। ये कहाँ तक सही है? या फिर ऐसा क्या हो गया कि ये वर्डिक्ट पे आना पड़ा इवन जज साहब को? अब देखिए, एक्चुअली मैंने वर्डिक्ट पढ़ा नहीं है और मैं कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा कि बट वो, हाँ, मैंने सुना है कि ऐसा कोई वर्डिक्ट आया हुआ है जिस पे कोर्ट ने बोला है कि अगर वो इवन आफ्टर लीगल हस्बैंड, बीइंग ए लीगल हस्बैंड, अगर बच्चा किसी और का भी है तब भी वो आपको ही अपना मानना पड़ेगा और वो सारे राइट्स देने पड़ेंगे जो एज ए हस्बैंड आपको देने होते हैं। करेक्ट। तो उस पर कमेंट मैं शायद नहीं करना चाहूँगा। तो वकील साहब, आप वकील हैं और आप पिता भी हैं। Yes. एज ए पिता इसका जवाब दीजिए कि ये लॉ किसी के लिए पास होता है तो उसके लिए कैसा फील होगा? ये कहाँ तक जस्टिस है? जस्टिस फॉर वुमेन है या जस्टिस फॉर चाइल्ड है? चाइल्ड का तो हम मान सकते हैं कि जस्टिस फॉर चाइल्ड है, भाई उसको एक अच्छी परवरिश मिलेगी, शायद ये मोटो होगा। नहीं, मोटो तो देखिए, ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस तो है। ओके। आप कहीं ना कहीं एक बैड इंटेंशन को बढ़ावा दे रहे हैं। करेक्ट। अगर कोई महिला किसी हस्बैंड के साथ रहती है और उसके बाद वो किसी और के साथ जा रही है और उससे वो जो बच्चा कंसीव किया है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हस्बैंड पे डालती है, और इसको अगर आप लीगल कर देते हैं तो इसका मतलब आपने सोसाइटी को एक ऐसा संदेश दिया है जो कि गलत जाएगा, राइट, जो कि आपको नहीं देना है। हस्बैंड वाइफ होने का तो मतलब ही खत्म हो जाएगा फिर। करेक्ट। सारी महिलाएं या जो भी है, फिर तो कोई भी हस्बैंड या कोई भी लड़का जो होगा शादी करना नहीं चाहेगा। तो ऐसे केसेस में किसी के साथ गलत वर्डिक्ट आ गया तो उसके क्या राइट्स हैं? उसके आगे वो क्या कर सकता है? आप उसको किसी भी केस में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं उस ऑर्डर को। अगर आपको लगता है कि नहीं और ये गलत है, ये हमारे अगेंस्ट में है या पूरे पुरुष समाज के अगेंस्ट में है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट कंसीडर करेगी उसको। तो ये चैलेंजिंग अपर कोर्ट में होता है या फिर सेम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तो जैसे मान लीजिए अगर सिंगल बेंच का जजमेंट है तो आप उसको डबल बेंच में जा सकते हैं। ओके, है प्रावधान है? प्रावधान तो है, जा सकते हैं आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। Okay. ऐसा नहीं है कि वो लॉ पास हो गया तो वो चैलेंज नहीं हो सकता है, हो सकता है। ओके। सो वकील साहब, ये यूजीसी क्या है? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ओके, समझाइए थोड़ा सा आम सरल भाषा में हमारी ये जनता को। अभी रिसेंटली 13 जनवरी 2026 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून पास किया है यूजीसी, जिसका अभी बहुत विरोध किया जा रहा है। अब उसका विरोध क्यों किया जा रहा है कि उसमें ना एक क्लॉज डाला गया है जिसमें एक कमेटी बनाई जाएगी, उसको बोलते हैं ओईसी कमेटी। आई थिंक उसको पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा जी, उस कमेटी का नाम क्या माइंड में आया, क्या सोच के बना है पता नहीं है। मैं भी थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ इस बात से। उनका इंटेंशन क्या है, या वो कहते हैं कि हम सबको इक्वलिटी देना चाहते हैं। ओके, इक्वलिटी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दी गई है। करेक्ट। कि सबको समान रखा जाएगा। लेकिन वहाँ उन्होंने क्या कहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी क्या सुनेगी कि अगर ये हायर एजुकेशन के लिए है तो उसमें अगर कोई दलित बच्चा है, स्टूडेंट, नॉट ओनली स्टूडेंट, वहाँ का प्रोफेसर भी हो सकता है, वहाँ का फैकल्टी मेंबर भी हो सकता है, जो भी दलित है, अगर किसी सवर्ण समाज के बच्चे के स्टूडेंट के खिलाफ ये कहता है कि इसने मुझे अपशब्द बोले हैं, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए हैं, तो वो कमेटी, जो कमेटी एस्टेब्लिश की गई है, उस लड़के के खिलाफ एक्शन भी ले सकती है और एफआईआर भी करा सकती है, जिसमें 3 साल का प्रावधान है सजा का। ओके।
और आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें सवर्ण समाज के स्टूडेंट को कोई भी अपने बात रखने का, पक्ष रखने का कोई भी प्रावधान ही नहीं है। ये सबसे बड़ी, तो ये थोड़ा सा मैं डिफर कर रहा हूँ, मैं नहीं डिफर कर रहा हूँ, पूरा समाज डिफर कर रहा है इस बात को। ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है, बाकी तो पब्लिक बताएगी गलत है या सही है। तो ये जो अगर आपने कमेटी बनानी थी बनाइए, इक्वालिटी दी जाएगी। आप कहते हैं कि अत्याचार होता है, ठीक है, हम उसको डिफर नहीं कर रहे, कोई किसी के साथ अत्याचार क्यों करेगा, हम मानव है, सबके साथ बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर आपने उनको सुनने का राइट दिया है तो अपोजिट पर्सन को भी सुनने का राइट दिया जाना चाहिए, कि जैसा कानून में होता है। करेक्ट। अगर किसी के खिलाफ एफआईआर हुई है तो उसको सुनने का राइट है कि भाई हाँ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। लेकिन यहाँ तो राइट ही नहीं दिया है। जैसे कुछ समय पहले SC/ST एक्ट तो पहले से चल रहा था जी। तो मोदी जी ने लॉ पास कर दिया कि अगर कोई भी किसी ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया तो उसको बिना किसी सुनवाई के अंदर किया जाएगा, और जिसमें 6 महीने से पहले बेल का प्रावधान ही नहीं है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला है कि अगर कोई किसी को गाली देता है, किसी दलित समाज के बच्चे को है, जो भी है, तो वो आप उस पर SC/ST एक्ट का मुकदमा नहीं कर सकते। केवल गाली से ये प्रूव नहीं होता कि आप इसने आपको कुछ जाति सूचक शब्द बोले हैं। तो वकील साहब, अब हम बात करते हैं चेक बाउंस केसेस के। चेक बाउंस केस, और हम चाहेंगे कि आप दोनों पक्ष की बातें ठीक है हमारी जनता के सामने रखिए, उनको समझाइए, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल सा एक रूटीन हो गया है जो राइट। तो इस पे आप थोड़ा सा लाइट डालिए, प्रकाश डालिए। देखिए चेक बाउंस होता क्या है, पहले तो आप ये समझिए। करेक्ट। सपोज आपने मेरे से 50 रुपए उधार लिए, ओके, ठीक है, और उसके एवज में आपने बोला कि मैं आपको ये चेक दे रहा हूं, इससे आप अपनी पेमेंट का एनकैश करा सकते हैं, जो आपका रिकवर हो जाएगा। ओके, ठीक है। ये चेक PDC होगा, पोस्ट डेट का। PDC भी हो सकता है, या उसने ऑलरेडी, मतलब जो होता है ना कि मैंने आप चेक इशू कर दिया सपोज, ठीक है। कई बार PDC भी होता है, कई बार ब्लैंक भी होता है, है ना, कि जब आप इसको डालेंगे, मैंने आपको बोला है कि सपोज आप 2 महीने बाद इसको प्लीज डाल दीजिएगा, आपका ये कैश एनकैश हो जाएगा। 50 रुपये आपके पास आ गए, चेक मेरे पास आ गया। जैसे ही जो टाइम हमारे आपके बीच में म्यूचुअली एग्री हुआ था, वो एक्सपायर होने के बाद जब चेक मैंने वो कोर्ट में, सॉरी, अपने बैंक में डाला, तो वो हो गया बाउंस। तो जैसे ही वो बाउंस होगा और आपको, मेरे को इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपका चेक बाउंस हो चुका है, तो उस समय मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि ये आपका चेक बाउंस हो गया है। करेक्ट। अब या तो आप उस पर रिवर्ट करें या आप ना करें, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। तो आप रिवर्ट करेंगे या तो नहीं करेंगे, या तो आप ये बोलेंगे अरे वो गलती से हो गया होगा, नहीं तो आप दोबारा डाल दीजिएगा और ये दोबारा से एनकैश हो जाएगा, आप डालिएगा, तो मैं दोबारा डालूंगा। या फिर आप मना कर देंगे कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, या फिर आप, हो सकता है कि कोई भी एक्सक्यूज दें, मेरा फ़ोन ना उठाएं, ये भी हो सकता है। राइट। तो जब आप मेरा फ़ोन नहीं उठाएंगे, मुझे इग्नोर करेंगे, तो फिर मेरा लिमिटेशन पीरियड, जिस दिन चेक बाउंस हुआ है और मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, उस दिन से मेरा लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 138 चेक बाउंस के लिए। 138 NI एक्ट, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए मेरा लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उस दिन से आपको लीगल नोटिस भेजना है। तो ये कंसिक्वेंसेस हैं चेक बाउंस केसेस के लिए। अब रहा दूसरा पार्ट। सपोज आपने मुझे 50 रुपये, मैंने आपको 50 रुपये दिए, आपने मुझे एक चेक दिया, ठीक है। अब आप ये कहते हैं कि मैंने आपको 50 रुपये इसलिए दिए थे, मैंने आपको तो इसलिए दिए थे कि वो दूसरे की उधारी थी, और ये चेक आपके पास पहले से पड़ा हुआ था, जो कि आपने मेरे ट्रस्ट का फायदा उठाते हुए इसको चेक बाउंस कराया है, और आपने झूठा केस मेरे पे किया है। तो फिर जब वो चेक बाउंस हो जाएगा, मैं आपको लीगल नोटिस भेजूंगा, उसके बाद मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट से समन आएंगे, तो फिर आपको अपना डिफेंस कोर्ट में जाके बताना पड़ेगा। कोर्ट आपको समन इश्यू करेगी, और उसमें जब आप आएंगे, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, तो आपको बेल करानी पड़ेगी। फिर आप कोर्ट को बताएंगे सर मैंने पैसे जो इनको चेक दिया था ना, वो तो इनके पास पहले से पड़ा हुआ था, और जो 50 रुपये इन्होंने दिए थे वो तो किसी और की लायबिलिटी थी, मेरी लायबिलिटी थी ही नहीं। ओके जी। आते हैं इसको थोड़ा सा सोसाइटी में लेके, यही सेम केस, ठीक है। इसको चेक बाउंस नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं कि
नॉर्मल जो उधार हमारा रिश्तेदारी में, फ्रेंडली दोस्तों लोन में, कह लेते हैं, फ्रेंडली या लोन, हाँ, राइट। ठीक है। तो उसमें भी बहुत केसेस में क्या होता है ना कि आदमी पैसा, ये कहावत एक चली है ना कि किसी से दुश्मनी करनी हो या बात ना करना तो उसको पैसा उधार दे दो, पैसे दे दो, तो वो फोन उठाना बंद कर देगा। राइट राइट राइट। सो ऐसा होता है सोसाइटी में कि नीड Right. होती है, जरूरत होता है। पड़ती है सबको, बिल्कुल, किसी ने किसी की हेल्प की, फिर वापस नहीं होता। तो Right, इसमें अगेन हमें दोनों का एस्पेक्ट चाहिए कि जो दिया है, जो लेंड किया है, उसकी क्या राइट्स हैं, वो कैसे अपने दोस्त से पैसा ले सकता है, या फिर और सेकंड एस्पेक्ट एक और कि जो बोरो किया सच में उसकी दिक्कतें हैं, दिक्कतें लंबी चली गई नहीं है उसके पास, उसकी क्या राइट्स हैं कि वो थोड़ा सा अपने लिए टाइम बाय कर सके, ऐसा कुछ है? देखो, सबसे पहले तो ये समझिए कि सपोज हम और आप दो दोस्त हैं, आपने मेरे से पैसे मांगे और मैंने आपको पैसे दिए, Okay. सपोज 50 रुपए ही मैंने आपको दिए, तो या तो मैं आपको चेक के थ्रू दूं, या बैंक ट्रांसफर करूं, या जब पैसे दूं तो मैं आपसे लिखवा लूं किसी ब्लैंक पेपर पे, ठीक है? ओके। तब तो वो हो जाएगा लीगल। तो नोटरी करना पड़ेगा या नॉर्मल पेपर? नहीं, आप ब्लैंक पेपर पे लिखवा लीजिए, एक रसीदी टिकट लगा लीजिएगा 5 रुपए की, उस पर उसका अंगूठा लगा दीजिए, ठीक है, वो लीगल हो जाएगा। एटलीस्ट आप जाके कोर्ट में ये तो कह सकते हैं मैंने उनको 50 रुपए दिए थे और ये मेरे वापस नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रूफ है, तो मैं रिकवरी उस पेपर के थ्रू एटलीस्ट कर तो सकता हूँ, कोर्ट में जाके बता तो सकता हूँ। अब सपोज मैंने आपको 50 रुपए दिए और मैंने इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं की, कंडीशन मतलब कि मैंने आपसे लिखवाया भी नहीं, चेक भी नहीं लिया और वो कुछ भी नहीं किया, मैंने बैंक ट्रांसफर भी नहीं किया, तो अब मेरे पास प्रूफ क्या है कि मैं ये कह सकूं कि मैंने आपको पैसे दिए हैं? ये तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन जब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट भी तो यही पूछेगा कि आप बताइए कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने इनको पैसे दिए हैं। अब आप बता नहीं पाएंगे तो आपका केस वहीं मेंटेनेबल नहीं होगा और वो डिसमिस हो जाएगा। क्या इसमें व्हाट्सएप की चैट्स ये सब प्रूफ माने जाते हैं? देखो, एडमिसिबल है, अगर उसने ये बोला है कि हाँ मैंने आपसे पैसे लिए हैं तो वो एडमिसिबल है। यस, वो एडमिसिबल है। और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो है ही, ओके, डिजिटली आपने उसको एडमिशन किया है कि हाँ ये मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको पैसे दूंगा, तो आपके पास प्रूफ तो है ही एटलीस्ट। और इसी जगह जो बोरो किया है उसकी राइट्स क्या है कि वो थोड़ा सा टाइम बाय, वो कह रहा है कि मैं दूंगा बट उसको टाइम चाहिए, समय चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे कंडीशन बदल जाती है। ओके। जब मैंने आपको 50 रुपए दिए, ठीक है, और मैंने आपसे लिखवाया नहीं, आपको चेक से भी नहीं दी, मैंने आपको कैश पैसे दिए, ठीक है, अब आप डिनाई भी कर सकते हो, करेक्ट, मुझे तो पैसे दिए ही नहीं है। Right. लेकिन अगर मैंने आपको एक लीगल नोटिस भेजा है और उसके रिवर्ट में आपने उसमें ये लिख दिया कि हाँ आपने मुझे पैसे दिए हैं और मैं आपको वापस पैसे दूंगा, तो दिस इज एडमिशन। जब आपने एडमिट कर लिया है तो फिर वो लाइबिलिटी आपकी बन जाती है। करेक्ट। तो अगर लाइबिलिटी बन गई तो आप उसमें फिर ये कह सकते हैं कि अभी मेरे पास प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल मैं थोड़ा सफ़र कर रहा हूँ, आप मुझे टाइम दीजिएगा, 6 महीने का, 3 महीने का, 9 महीने का, 1 साल का, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपका पैसा दे दूंगा। तो वो आपको देखना है वो कैसे करना है। ओके जी, आप टाइम मांग सकते हैं, आप देखिए कोर्ट में जाकर भी टाइम मांग सकते हैं, जैसा मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, कोर्ट भी आपको टाइम देगी। ओके, लीगल है, इलीगल कुछ भी नहीं, टोटल लीगल। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने बहुत you so सी much. बातों में रोशनी डाली। हम चाहेंगे कि कुछ लीगल राइट्स और लीगल ड्यूटीज़ जो कि आम जनता को जानना चाहिए, हमारी जनता के लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे कि 2026 नया साल आया है, आप ये जानो, हक को जानो, ये करो, ऐसे करो, ये ना करो। देखिए, लीगल ड्यूटीज़ तो सबको पता है कि हमें कुछ भी इलीगल नहीं कर रहा है, जो इलीगल नहीं कर रहे वो लीगल ड्यूटीज़ हो जाती है सारी ऑटोमेटिक। अब आपने बोला रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी समाज के प्रति होती हैं, हमारे परिवार के प्रति होती हैं, सबके प्रति होती हैं। अगर आप उस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं तो आप इलीगल तो वैसे भी कुछ नहीं करेंगे। करेक्ट। क्योंकि जैसे सपोज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं पानी पीते हुए जा रहा हूँ बोतल में, मेरी ड्यूटी है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं इस बोतल को सिर्फ डस्टबिन में ही डालूं, सड़क पे ना फेंकूं। करेक्ट। अगर मैंने फेंक दिया तो वो तो इलीगल हो गया। तो ये मेरी ड्यूटीज़ हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरी, कुछ समाज के प्रति हैं, सरकार के प्रति भी होती हैं। कॉमन पर्सन की कोई ये ना सोचे कि सरकार हमारे लिए ही करेगी, आपको भी सरकार को सपोर्ट करना है, आपकी भी ड्यूटी है। राइट। सरकार सब कुछ आपको नहीं देगी, आपको भी सरकार को रिवर्ट में कुछ ना कुछ देना होता है।
तो आपको सोचना चाहिए कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। गवर्नमेंट हमें दे रही है, गवर्नमेंट ने सपोज हमें रोड दिया बहुत अच्छा बना के, ऐसा नहीं है कल हम उसको तोड़ने लग जाएं। करेक्ट। हम उसकी रखवाली करेंगे, बल्कि उन्होंने बोला 5 साल चलेगा, हम कोशिश करेंगे कि 10 साल चले। आपने रोड का मुद्दा उठाया तो मैं एक नॉर्मल एक सवाल और ऐड करता हूँ इसमें कि हम लोग काफ़ी टोल टैक्स देते हैं जो जी, कि है राइट। और लीगल भी है, चलता भी है, सही भी है। बट काफ़ी ऐसे जगह हम टोल टैक्स देते हैं जहाँ रोड चलने लायक है ही नहीं, राइट। वहाँ भी टोल देना पड़ता है। वहाँ भी हमारी क्या राइट्स है कि मैं क्या करूँ कि या तो वो रोड बन जाए या टोल बंद हो जाए। बिकॉज अगर हम रोड पे गड्ढे में चल रहे हैं और हमको टोल देने का कुछ तो बनता ही नहीं है। देखिए लीगली तो जब हम ऐसे रोड पे चलते ही नहीं जहाँ से हम चलने लायक ही नहीं है, हम चलते भी हैं तो हमारी गाड़ी का नुकसान होता है, हमारी Correct. बाइक है या साइकिल है जो भी उसका नुकसान हो रहा है, Fuel रोड का बना होता ही है। नहीं है, सरकार ने पैसा ही खर्च नहीं किया है, तो हम उसका टोल टैक्स क्यों दें। बट कई बार गवर्नमेंट हमसे लेती भी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि रोड बने नहीं है, वहाँ टोल है और गवर्नमेंट की नज़र में नहीं है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, वो इलीगल वहाँ से पैसा की उगाही जो बोलते हैं ना, ओके। इलीगल पैसा वहाँ से ले रहे हैं। जैसे आपने देखो DND फ्लाईवे पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बंद कराया था। करेक्ट। उसका टाइम पीरियड पहले से कंप्लीट हो चुका था, जो टाइम पीरियड फिक्स्ड था वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ पे उगाही कर रहे थे। पब्लिक सुप्रीम कोर्ट गई और उसको बंद कराया और वो बंद हुआ। तो आप ऐसा नहीं है कि कोई अगर इलीगल उगाही कर रहा है तो आप करने दीजिए, नहीं, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट आपको आपका राइट है, बंद करेगी। ऐसे कई टोल हैं जहाँ पे जो बंद किए गए हैं। आप तो बहुत अच्छे से बोल दे रहे हैं कि जाइए कोर्ट जाइए, लेकिन जहाँ जस्टिस इतना डिलेड है वहाँ पे एक आम इंसान कोर्ट के कचहरी के चक्कर काटने के लिए क्यों जाएगा? देखिए, अगर आप कोर्ट नहीं जा सकते तो आप अपने नेता के पास जाइए। आपके MLA हैं, आपके MP हैं, वो आपकी बात सुनेंगे और उनको बोलिए कि साहब जब हमें आपने रोड की सुविधा नहीं दी है तो फिर हम आपको टोल क्यों दें, आप हमारी कुछ कीजिए। तो जहाँ तक मेरा मानना है जो टूटे रोड है वहाँ पे टोल तो शायद नहीं है, या कुछ होगा तो आप अपने MLA MP के पास जाइए, वो आपको जरूर सॉल्यूशन देंगे कुछ ना कुछ। वैसे तो ओके। सो रमाकांत गुप्ता जी, 21 साल का एक्सपीरियंस है आपको, ऐसा कौन सा कानून है जो आप खुद बदलना चाहेंगे अगर आपके हाथ में वो पावर एक दिन के लिए दे दी गई तो? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो UGC है मैं उसी को बदलना चाहूँगा। ओके। क्योंकि इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं तो सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी ने बोला है वो हो नहीं पा रहा है, और UGC के थ्रू तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। इक्वलिटी हमारे जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है तो हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें और इक्वलिटी की बात करें। आप ये कहिए कि सबको राइट बराबर दिए जाएंगे, ये मत करिए कि हमने आपको कानून दिया, दूसरे को कानून दिया ही नहीं है। एक की बात नहीं सुनी, बात सुनी जाएगी, दोनों की बात सुनी जाएगी। भाई गलत तो कोई भी पक्ष हो सकता है। कल मैं आप पे एलिगेशन लगा दूं, आपने मुझे इन शब्दों से नवाजा है, ये शब्द इस्तेमाल किए मेरे खिलाफ, तो कम से कम आपकी बात तो सुनी जाए। आप जाके बोलो नहीं सर ऐसे नहीं, मैंने बोला ही नहीं था, मेरी बात ही नहीं हुई थी। जैसे अभी आपने एक सुना होगा, एक न्यूज़ चल रही है, कोई एक्स पार्षद हैं दिल्ली के, उनकी बेटी शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही बात है, तो किसी लड़के ने उसको प्रपोज किया, दलित लड़का होगा कोई, और लड़की बनिया थी, तो उसने प्रपोज किया, उस लड़की ने मना कर दिया, तो उसने बोला कि तू देख ले फिर तू भुगतेगी, और उसने कंप्लेंट फाइल कर दी। ओके। बाद में उनको उसके फादर के पास गए, बट जैसे भी हुआ फिर वहाँ कंप्रोमाइज हुआ। तो ये आप दोनों पक्ष को सुनने की बात कहिए, इक्वलिटी लाइएगा। आप तो ये समाज में बहुत ज़्यादा विघटन हो जाएगा, समाज टूट जाएगा, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। आज जहाँ भी बात होती है कि हम दलित हैं, हम सवर्ण हैं, हमें इसको ख़त्म करना है, ना कि हमें इसको और ज़्यादा बढ़ाना है। बहुत ही अच्छा लगा। और थैंक यू। एक बात तो आज क्लियर हो गई कि कानून की किताबें इतनी ही ब्लैक एंड वाइट नहीं है जितनी हम समझते हैं। उसके पीछे भी हर एक केस के पीछे एक कहानी है, हर एक वर्डिक्ट के पीछे एक लड़ाई है, लंबी लड़ाई लड़ी गई है। और जाते जाते कोई मैसेज हमारी जनता के लिए कि वो किसी अगर जगह पे हैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे उन्हें आपकी ज़रूरत है तो आप तक कैसे पहुँच पाएँ? देखिए, अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो मेरा साकेत कोर्ट चैम्बर नंबर 624 है, आप आ जाइएगा। और मेरे YouTube चैनल पे लिंक है, आप उसे कनेक्ट कीजिए, आप मेरे से जुड़ जाएंगे।
और आपकी जो भी लीगल हेल्प हो सकेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, और उसका कोई चार्ज नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोर्ट के फैसले का तो नहीं पता, बट आपके दिल का फैसला क्या है जनता, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, उनका जवाब आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। फिर आएंगे वापस एक नए मुद्दे के साथ। तब तक स्टे क्यूरियस, जागरूक बनिए, अपनी राइट्स जानिए, अपनी ड्यूटीज भी जानिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सो मच।